ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल दो वीडियोस मैंने अपलोड करी थी। एक थी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाली, और एक उससे पहले करी होगी मैंने, जो थी शायद प्रीएम्बल वगैरह के ऊपर। तो अगले पार्ट पे चलते हैं, और आज हमने करना है पार्ट 2। और पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप। थोड़ा पढ़ते सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप को हिंदी में नागरिकता बोलते हैं। नागरिक वर्ड से निकला है नागरिकता, मतलब जो रेसिडेंट हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, पहले से रह रहे हैं, वे सब क्या सिटीजनशिप। बट ये क्यों बनाया गया कि ऐसा हो सकता है कि एक देश से दूसरे देश में काफ़ी लोग जाते हैं, या हमारे देश में भी काफ़ी दूसरे देश से लोग आते हैं। तो कैसे पता करें कौन सिटीजन है कौन नहीं है, या अगर कोई बनना भी चाहता है तो बनाना भी पड़ेगा। तो क्या रूल्स हैं, क्या रूल्स नहीं हैं, क्या प्रोसेस है सिटीजनशिप लेने का, क्या त्यागने का, ये सब इसके अंदर है। इसके अंदर कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं अगर बता दूं तो जो पार्ट 2 है, इसके अंदर आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? ऐसे 5 to 11, जिसके अंदर सबसे पहला जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 करता है बात कि 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हुआ कि कौन सिटीजन होगा, तो इसके अंदर 3 पॉइंट बात करी थी। पहला था जो भारत में जन्म लेगा, जो कि एक उतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं रहा, क्योंकि कोई अमेरिकन नागरिक यहाँ भारत आए और यहाँ पे डिलीवरी हो जाए तो वो भी क्या हो जाता था, इंडिया का नागरिक। बट इसमें चेंज था। दूसरा, कोई भी पेरेंट, एनी पेरेंट बोर्न इन इंडिया, उसका कोई भी, इस पर 3 कंडीशन थी, या फिर उसका कोई भी जो फादर मदर है, कोई भी पेरेंट, वो यहाँ का जन्म हुआ हो। तीसरा, वो यहाँ पे 5 साल से रह रहा हो 26 जनवरी 1950 से पहले। 26 जनवरी 1950 से पहले ये यहाँ पे 5 साल से रह रहा हो। ठीक, ये था आर्टिकल 5 के अंदर कि कौन कौन सिटीजन है, जन्म ले ले, या कोई भी पेरेंट्स इंडिया से हो, या फिर वो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से यहाँ पर रह रहा हो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आ रही बात समझ? ठीक है। अब जो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, हल्का सा मैं समझा देता हूँ कि जो आर्टिकल 6 है और आर्टिकल 7 थोड़ी ज़्यादा सिमिलर है। आर्टिकल 6 में वो बताया गया है जो माइग्रेट हुए हैं, माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, कि मतलब ऐसे बंदे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, किसके रेफरेंस में? 19 जुलाई 1948 के रेफरेंस में, कि उनका कैसे होगा। आई बात में कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए वो बन जाएंगे, अगर वे उसके बाद आते हैं तो उनको 6 महीना रहना पड़ेगा। ये किसके अंदर? आर्टिकल 6 के अंदर 19 जुलाई 1948 की बात है। किसमें? आर्टिकल 6 में। उससे पहले वाले रहेंगे जो बाद में हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का भाई भाई वाली बात ही हो गई थी, एक देश से ही अलग हुए थे। तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो थे वो तो हैं, पर जो बाद में आएंगे उन्हें 6 मंथ रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इतना डन। फिर उसके बाद बात करें आर्टिकल 7 में, थोड़ा अटपटा है। इसमें यह था कि जो माइग्रेट करे हैं फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, जो इंडिया से कहाँ गए पाकिस्तान, और फिर से रिटर्न बैक हुए और फिर से वापस आ गए। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से इंडिया आने का सिंपल जिक्र है। आर्टिकल 7 के अंदर जो इंडिया से पाकिस्तान गए, कि हमें वहां पे फिर जो जब दिक्कत हुई तो फिर से वो क्या हुई, रिटर्न हो गए। आई वास में ये था किसके अंदर, और इसका जो कैटेगरी इन्होंने जो नापी हुई है 1 मार्च 1947, याद रखना 1947 और वो 48 की बात में चल रहा है। 1 मार्च 1947 में इसका वो है कि अगर इस तरह की चीज होगी, और अगर वे 6 मंथ इंडिया में रहेंगे और उनका कोई भी पेरेंट्स इंडियन होगा, तो वो क्या बन जाएंगे? सिटीजन। क्या बन जाएंगे आपके? सिटीजन। कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें समझ गए ना आपसे? ये ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल 6-7 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आर्टिकल 6-7 जो पाकिस्तान से इंडिया आना, आर्टिकल 7 का मतलब है इंडिया से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से इंडिया। फिर अब आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 के अंदर बताया गया है कि जो पर्सन इन अब्रोड है, जो लोग बाहर रह रहे हैं
वो भी क्या ले सकते हैं, भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं। पर्सन इन अब्रॉड कौन से, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता ले सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा है ना, इंडियन ओरिजिन के जो बंदे रिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे, आउटसाइड जो बाहर रह रहे हैं, वो भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 की बात करें तो नो टू सिटीजन, ऐसे वाला क्वेश्चन है, नो टू सिटीजन या फिर नो टू सिटीजनशिप, कहने का मतलब एक बार में आप 2 देशों की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 9 किसके बारे में बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। और ये हमने कहाँ से ली है, बताओ बताओ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आई बात समझ, ये सबको बताना चाहिए। फिर आ गया आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 10 बात करता है राइट टू सिटीजनशिप, कि हमारी नागरिकता कोई भी छीन नहीं सकता, बट इसमें भी थोड़ा सा लोचा है, हम देखेंगे बाद में। फिर आर्टिकल 11 की बात करता है, आर्टिकल 11 बात करता है जो सिटीजनशिप रिलेटेड जो मैटर है ना, इसके ऊपर ओनली पार्लियामेंट कैन मेक दिस लॉ, पार्लियामेंट ही इनके ऊपर कानून बना सकती है। किसके ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर। आर्टिकल 10 राइट टू सिटीजनशिप, आर्टिकल 11 सिटीजनशिप के ऊपर कौन बना सकते हैं, केवल कानून, पार्लियामेंट। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब कुछ अनदर फैक्ट पढ़ते हैं। आप सोचेंगे ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया, हाँ आर्टिकल तो खत्म हो गए, पर कुछ और पढ़ते हैं। जैसे सिटीजनशिप एक्ट काफ़ी बार क्या हुए, अमेंड हुए, जैसे 1955 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, और अभी 2019 में भी हुआ था। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं वैसे। 1955 का तो शुरुआत का ही है, ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। हाँ 1986 वाला इंपॉर्टेंट है। 1986 वाला जो एक टाइम था ना, बोर्न इन इंडिया वाला जो केस था, उसको हटाया गया, क्योंकि बोर्न इन इंडिया होगा तो डिलीवरी जहाँ पे होगी वहीं पे वो भारत का बन जाएगा। तो इसमें कंडीशन ऐड कर दी गई कि वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन, वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन। ठीक है, फिर 1992 आया। 1992 में दिखाया गया कि हर जगह फादर की बात हो रही थी, तो इसको हटा के मदर को भी इंक्लूड करा गया कि पेरेंट्स के अंदर मदर की बात भी करी जा सकती है, अगर मदर भी यहाँ की हो तो भी मिल सकती है। 2003 के अंदर, 2003 में इलीगल माइग्रेंट की बात करी। माइग्रेंट, इलीगल समझते हैं ना क्या होता है, जो ऐसे घुसे चले जाते हैं, वो है इलीगल माइग्रेंट की बात हुई कब, 2003 में। और फिर 2005 उसमें आया OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो बाहर वगैरह रह रहे हैं, काफ़ी कुछ था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड करी गई। आई बात में, ये हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे तरह के बंदे होते हैं, जैसे NRI भी होता है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब है जिसके जो मदर फादर वो क्या होते हैं, इंडियंस होते हैं। ठीक है, पर वो बाहर रह रहे हैं। आ रही बात समझ? ठीक है, आगे चलते हैं, मैं भी लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप आप समझ गए। एक डुअल सिटीजनशिप होती है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है आप एक टाइम पे 2 देशों की सिटीजनशिप एंजॉय कर सकते हैं। सिटीजनशिप एंजॉय करने का क्या फ़ायदा होता है, जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि हम कोई एग्जाम भरते हैं UPSC वगैरह का, तो उसमें लिखा था आर यू इंडियन, इसका मतलब इंडियन बंदे ही इसको भर सकते हैं। डुअल सिटीजनशिप का मतलब है USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, इटली, अर्जेंटीना, ये सब डुअल सिटीजनशिप वाले हैं। अब बात करते हैं एक्वायर सिटीजनशिप, कि किस किस तरह से सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। डुअल सिटीजनशिप समझ गए ना, US वाले स्विट्जरलैंड के लिए सकते हैं, स्विट्जरलैंड वाला USA बेस्ड कनाडा, कनाडा बेस्ड USA पर्सन, मतलब दोनों की ले रखी उन्होंने एक्वायर सिटीजनशिप। अब बोल रहे थे ना कि इस 1955 में क्या एक्ट में, इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि किस किस तरह से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, एक्वायर ले सकते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, और इसे कितने तरीके हैं, 5। पहला है बर्थ, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन,
अगला है नेचुरलाइजेशन, उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आई बस बर्थ का मतलब तो आप समझ रहे हो कि जिसका जन्म यहाँ पे था 1950 से लेके 1980 तक रहा, केवल डिलीवरी भी हो जाए बर्थ से तो उससे क्या बन जाता था, सिटीजन बन जाता था। अब ये हट चुका है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसकी अगर और डिटेल करोगे ना आप, 1987 के अंदर मैंने कहा था कानून आया था, फिर कहा था कि 1 पेरेंट मस्ट होना चाहिए, बट ये और स्ट्रिक्ट कर दिया 2003 में कि बोथ पेरेंट इंडियन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बोथ पेरेंट्स इंडियन, ठीक है। डिसेंट की बात करें, ये वाला प्रोसेस वही है, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह क्या हो आपके इंडियंस हो। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे PIO लोग होते हैं, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 7 साल यहाँ पे रहने पे इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। नेचुरलाइजेशन के अंदर क्या होता है? 1 साल यहाँ रहो, ठीक है, फिर अप्लाई कर दो और फिर उन्हें 11 साल तो रेगुलर 14 सालों में से यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। आई बात समझ? तो वो क्या बन जाएंगे? इंडियन। नेचुरलाइजेशन समझिए ना आप, 1 साल पहले रहो, फिर अप्लाई करो, फिर 14 में से 11 साल यहीं रहना पड़ेगा, तब वो इंडियन वो बनेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कैसे होती है? जैसे सोचो हम किसी भी अटैक करते, पुडुचेरी पे हमने अटैक करा और जीत लिया, तो 1962 से जितने भी बंदे वहाँ के थे वो सब क्या बन गए? इंडियन सिटीजन। अब अगला इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को छोड़ने के तरीके क्या हैं? पहला है रिनंसिएशन, ठीक है, रिनंसिएशन। दूसरा टर्मिनेशन, फिर है डेप्रीवेशन। एक सेकेंड, तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन 3 हो गए। अब बोलो क्या मतलब? रिनंसिएशन का मतलब है कि वही बंदा खुद से, या फिर खुद से ना कह के एक तरीके से समझो, खुद से मतलब छोड़ दे, खुद से छोड़ दे। कहने का मतलब उसने क्या काम करा कि भाई मुझे तो यहाँ रहना नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया चल जाता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया वो रहेगा तो वो लिख देगा कि मैं वहाँ पे बन चुका हूँ तो मेरी छोड़ दूँ। तो रिनंसिएशन होता है खुद से। टर्मिनेशन होता है थोड़ा नेगेटिव वर्ड, कहने का मतलब जब कोई बंदा दूसरी एक्वायर कर लेगा ना तो ऑटोमेटिकली उसकी कट जाएगी। जैसे अक्षय कुमार, इनका काम ख़त्म हो गया था तो ऑटोमेटिकली इनकी दूसरी वाली हट जाती है। फिर तीसरा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब है कोई अगर फ्रॉड वगैरह कर देता है यहाँ पर तो उसकी भी सिटीजनशिप छोड़ सकता है। रिनंसिएशन होता है खुद से निकाल देना। टर्मिनेशन का मतलब अगर कोई एक्वायर करता है ऑटोमेटिकली दूसरी वाली, ठीक है। और डेप्रीवेशन होता है फ्रॉड करता है तो भगा देती है गवर्नमेंट उसे। अब लोग पहले कैसे, जैसे कोई फ्रॉड टाइप में हो सकता है, जैसे कोई पहले जेल वगैरह में उसने बताया ना हो, इस तरह के कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है PIO और ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया के बीच में। अब तो वैसे मर्ज हो चुका है ये सब ना, ठीक है। जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं जिसके मदर फादर क्या हो, इंडियन हो। अब देखना है, देखो पर ये ना तो वोट कर सकता ना ये इलेक्शन वगैरह लड़ सकता है, ठीक है, बट फ्रीली इंडिया में घूम सकता है ये। आई बात में, पर इसको हर 6 महीने में अपनी लोकेशन बतानी पड़ती है कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। और उससे होता है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। वही फादर मदर क्या हैं, इंडियन हो, बट ना ये वोट करेगा ना ये वीज़ा, ना ये वोट है ना वीज़ा की इससे ज़रूरत है। मतलब ऐसा समझो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया थोड़ा सा अच्छा होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के हिसाब से। ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का मतलब जो बाहर रह रहा है बस, और तो कुछ नहीं है। तो उससे जो 6 मंथ वाला जो केस है ये करवाने की ज़रूरत नहीं है और इससे वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है इंडिया में आने के लिए। मतलब 6 मंथ वाला भी सीन इसके ऊपर नहीं चलता, ठीक है। पर ये वोट भी नहीं दे पाएगा, ये ध्यान रखना, वोट ये नहीं दे पाएगा, ठीक। आई बात सुन, एक होता है वर्ड NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या होता है 6 मंथ से अगर वो कहीं बाहर रह रहा है
तो उसे बोलते हैं NRI। ये वोट भी दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इनके अंदर, ठीक है। ओके, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट पढ़ लो, ये करंट अफेयर में था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिसेंटली वाला मैंने कहा था, बाद में पढ़ाऊँगा। इसके अंदर ये कहा गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 में कि 3 मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं जो हमसे नियर बाय हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, यहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ का मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि हिंदू हिंदू बोला है उन्होंने, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 तरह के जो रिलीजन हैं, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से ये भारत में आ सकते हैं और इनको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप। ऐसे नहीं कि एकदम मिल जाएगी, थोड़ा प्रोसेस के बाद, पर जल्दी मिल जाएगी कि इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी और शायद अराउंड 6 साल में मिल जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना इसके अंदर ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जो कि मुस्लिम कंट्री, यहाँ से जो भी आपकी क्या है माइनॉरिटीज़ है वो भारत में आकर शरण ले सकती है। इस तरह का था, बड़ा विवाद हुआ था, अभी शायद पास भी नहीं है। तो थैंक यू, आज के लिए मैं भी लेट हो रहा हूँ।